गुजरात सरकार, बीजेपी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आप इन अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं? क्या आपका क्या इसमें हित है? आपकी क्या इसमें मजबूरी है? आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी बचा रहे हैं, आप राम रहीम का भी साथ दे रहे हैं। अभी बीएचयू में जो 3 लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने एक छात्रा के साथ बदसलूकी की पिस्टल पॉइंट पर, अब वो भी तीनों बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए गुजरात गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किया है उन अपराधियों को बचाने में। ये लोगों को समझना चाहिए और पूछना चाहिए क्यों? जब आपके पास मिड डे मील के लिए पैसा नहीं है, आपके पास एससी एससी स्टूडेंट्स और ओबीसी स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति के लिए पैसा नहीं है, जब आपके पास राशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, आपके पास अस्पतालों को चलाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके पास इन अपराधियों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए हैं। और क्या ये आपका काम है इन अपराधियों को बचाना? ये है बड़ा सवाल। जो ये अपराधी पक्ष था, ये हत्यारे, ये बलात्कारी, इनके लिए एक मतलब पूरी फौज वकीलों की आती थी, जिसमें सरकारी वकील, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, गुजरात के, सेंटर के सब, और उनके साथ बड़े-बड़े वकील जो शायद मतलब काफ़ी फीस भी लेते हैं, वो पूरा कोर्ट को घेर के बैठते थे और उनकी तरफ से एक ही कोशिश होती थी कि इसको कैसे लंबित किया जाए। बहुत दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जिसने लोगों के अंदर ये आशा जगाई है या कायम रखी है कि न्याय मिल सकता है, न्याय की प्राप्ति संभव है। तो इस लिहाज से हमको खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने और एक महिला जज ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ करके इन अपराधियों को रिहा किया। 15 अगस्त 2022 लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, आजादी का अमृत महोत्सव, महिलाओं के कल्याण के लिए बड़े बड़े वादे। ठीक उसी समय गुजरात में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले के कुख्यात अपराधियों को रिहा कर दिया। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है जिसमें उन 11 दोषियों को पुनः जेल की चक्की पिसनी पड़ेगी। लड्डू अब जो मिला था और फूल माला जो पहनाए गए थे, अब पुनः जेल उन्हें जाना पड़ेगा। इस केस में जितने भी लोग थे शामिल बिल्किस के न्याय के लिए, उन सबका शुक्रिया। सुभाषनी अली जी बिल्किस बानो केस में पिटिशनर रही हैं और आज उनके लिए भी खुशी का दिन है कि कम से कम उनको न्याय मिला। इस एपिसोड में सुभाषनी जी हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ और इस फैसले, अहम फैसले के क्या मायने हैं। स्वागत है मैम जी। जय भीम, लाल सलाम। लाल सलाम। आज वास्तव में काफी महत्वपूर्ण दिन है जी क्योंकि बहुत दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जिसने लोगों के अंदर ये आशा जगाई है या कायम रखी है कि न्याय मिल सकता है, न्याय की प्राप्ति संभव है। तो इस लिहाज से हमको खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने और एक महिला जज ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र को लांघ करके इन अपराधियों को रिहा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उन्होंने कई बातें की केस के बारे में, कितना जघन्य अपराध था, और ये भी कि हम लोगों ने पूछा था कि कितने राज्यों में इस तरह के अपराधियों को छोड़ा गया है, उसका जवाब नहीं मिला। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उसने अब इस तरह के मामलों का डिटेल देना, यानी जो आंकड़े हैं वो देना ही बंद कर दिया है। ये तो होता रहता है, लेकिन इसमें भी है, उन्होंने इसको संज्ञान में भी लिया है और तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन मुख्य जो उनका ऑर्डर है वो ये है कि 2 हफ्ते के अंदर इन लोगों को वापस जेल जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार
कि जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, चाहे राज्यों में चाहे केंद्र में, जो इनके अपने लोग हैं, वो चाहे कितने जघन्य अपराध क्यों न करें, उनको बख्शा जाता है, उनको छूट मिल जाती है। गुजरात राइट में भी उनकी एक मंत्री मतलब सजा याफ्ता हो गई, लेकिन उनको भी स्पेशल बेल दिलवा करके उनको भी बाहर कर दिया गया है, मतलब वो भी जेल के बाहर हैं। वो जो एक बजरंगी थे, बाबू बजरंगी, जिनकी तस्वीरें हैं, जिनका वो इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है, उनको भी मतलब जेल के बाहर कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि 11 लोग जिनको बीजेपी की सरकार ने अपना समझ करके रिहा कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस जेल में, उन लोगों को वापस जेल में भेजा है। इस लिहाज से ये बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ये बहुत चिंताजनक विषय है कि आखिर हम कैसे देश, कैसे समाज में रह रहे हैं, जहाँ पर न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ करके अब इस्तेमाल किया जा रहा है। न्याय प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कहता है कि सरकार को पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना है, सरकार को कमज़ोर के साथ खड़ा होना है, जिसके साथ अपराध हो रहा है, उसकी मदद करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है। आप तो जानते हैं कि जब क्रिमिनल केस होता है, तो सरकार ही जो पीड़ित पक्ष है, उसकी तरफ से अपराधी के खिलाफ लड़ता है कोर्ट के अंदर। तो ये हैं वो सिद्धांत जिन पर हमारा रूल ऑफ लॉ चलता है, हमारा संविधान कहता है, लेकिन इसको पूरी तरह से उल्टा जा रहा है। और यहाँ जब 15 अगस्त 2022 में इनकी रिहाई की खबर आई, तो वास्तव में बहुत कुछ हो चुका था, लिंचिंग्स हो चुके थे, दंगे हो चुके थे, हाथरस का केस हो चुका था, लेकिन फिर भी हम तमाम लोग स्तब्ध रह गए कि ये भी सरकार कर सकती है कि 11 ऐसे लोग जो सजा याफ्ता हैं, जिन्होंने 3 महिलाओं के साथ, यानी माँ को बेटी के सामने, बेटी को माँ के सामने, बहू को सास के सामने, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया है, उनके परिवार के लोगों को मार डाला है, एक 3 साल की बच्ची को मार डाला है, एक 2 दिन के बच्चे को सर पटक करके मार डाला है। ऐसे अपराध करने वालों को भी कोई सरकार छोड़ सकती है? ये मतलब हम लोग सब स्तब्ध रह गए। और मैंने जैसा संदर्भ भी क्या था कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे लाल किले से कि अब महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान हमारे हाथ में है, वगैरह वगैरह। उसी क्षण ये हो रहा था और जब वो निकल करके आए तो उनको हार माला से स्वागत उनका किया गया, उनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया। अब बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि संस्कारी ब्राह्मण भी कैसे होते हैं, इस पर भी एक दिन डिबेट हम लोग कर सकते हैं। तो जरूर ये जरूर। सारी हाँ, ये सारी बातें हुई और बिल्किस बानो ने जब उनके पास कोई गया पूछने, उन्होंने कहा, क्या न्याय का अंत हो चुका है? एक कितनी आप समझ लीजिए दर्दनाक बात है। एक औरत, इतनी कमज़ोर औरत, उसको हम लोगों ने देखा था इस घटना के तुरंत बाद गोधरा के कैंप में, दुबली-पतली कमज़ोर औरत, 4 महीने का गर्भ, क्या उसके हाल होगा, लेकिन इतनी मजबूत कि उसने 8 साल तक केस लड़ा, महाराष्ट्र गई और इन लोगों को सजा दिलवाई और उसके बाद इसके पति ने भी बहुत इसका साथ दिया और उसके बाद मतलब वो लोग पैरोल पे छूटते थे, ये लोग गांव से हट जाते थे और अब एकदम से ये छूट गए हैं और ये हीरो बन गए हैं, तो ये कहाँ जाएगी, कैसे बचेगी? उसने कहा, क्या न्याय का अंत हो गया है? तो ये जब हम लोगों ने सुना तो लगा कि चुप नहीं बैठा जा सकता, कुछ करना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि कपिल सिब्बल, अपर्णा भट्ट जैसे बड़े वकीलों ने पूरा साथ दिया और सबसे पहले हम लोगों की याचिका दर्ज हुई, जिसमें हम लोग 3 लोग हैं, रूपरेखा जी, रेवती लॉल और मैं, और उसके बाद और भी जो कार्यकर्ता लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, उनको भी जैसे वृंदा ग्रोवर के साथ और इंदिरा जयसिंह के साथ उन्होंने भी अपने आप को इस अपील के साथ जोड़ा और फिर
बिल्किस बानो भी अपने वकील के माध्यम से आई और उन्होंने भी अपने आप को जोड़ा और उन्होंने कहा कि इतने लोग मेरे लिए आगे आए तो मुझे भी हिम्मत हुई और मुझे लगा कि मुझे भी सुप्रीम कोर्ट आके लड़ना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ, जो तारीखें पड़ती थी, मतलब हम लोग 2 वकील, 3 वकील होते थे वहाँ पर हमारे साथ। जो ये अपराधी पक्ष था, ये हत्यारे, ये बलात्कारी, इनके लिए एक मतलब पूरी फौज वकीलों की आती थी, जिसमें सरकारी वकील, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, गुजरात के, सेंटर के सब और उनके साथ बड़े-बड़े वकील जो शायद मतलब काफ़ी फीस भी लेते हैं, वो पूरा कोर्ट को घेर के बैठते थे और उनकी तरफ से एक ही कोशिश होती थी कि इसको कैसे लंबित किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। जस्टिस जोसेफ थे, उन्होंने अपना मत काफ़ी स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग तो चाहते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद तक ये केस चले ताकि मुझे फैसला करने का मौका नहीं मिलेगा इस केस में। यहाँ तक उन्होंने कहा खुले कोर्ट में। लेकिन वो अपना करते रहे। मैं आपको बता रही हूँ करोड़ों रुपए गुजरात गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किया है उन अपराधियों को बचाने में। ये लोगों को समझना चाहिए और पूछना चाहिए क्यों? जब आपके पास मिड डे मील के लिए पैसा नहीं है, आपके पास एससी, एससी स्टूडेंट्स और ओबीसी स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति के लिए पैसा नहीं है, जब आपके पास राशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, आपके पास अस्पतालों को चलाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके पास इन अपराधियों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए हैं। और क्या ये आपका काम है इन अपराधियों को बचाना? ये है बड़ा सवाल कि क्यों सरकार इन अपराधियों को बचा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन ये सवाल नहीं गए हैं। गुजरात सरकार, बीजेपी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आप इन अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं? आपका क्या इसमें हित है? आपकी क्या इसमें मजबूरी है? आप बृजभूषण शरण सिंह को भी बचा रहे हैं, आप राम रहीम का भी साथ दे रहे हैं। अभी बीएचयू में जो 3 लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने एक छात्रा के साथ बदसलूकी की पिस्टल पॉइंट पर, अब वो भी तीनों बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और पुलिस उन तक पहुंच गई थी तीसरे दिन, घटना के तीसरे दिन, लेकिन 2 महीने पुलिस को भी लगे उनको गिरफ्तार करने में। तो इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा गंभीर बात है। देश की जनता को अब इस सवाल पर विचार करना होगा कि आखिर हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर भाजपा की सरकार अपराधियों की मदद में इस हद तक जाने के लिए तैयार है, तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा? वो तो कह रहे हैं हमारे साथ जो होगा वो बलात्कार करे, वो लिंचिंग करे, वो मारे, वो हत्या करे, हम उसको बचाएंगे। तो आखिर जिसकी लिंचिंग हो रही है, जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, जिसके साथ हिंसा हो रही है, उसको क्या करना चाहिए? कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं लड़ने? और क्या ये पूरी हमारी न्याय प्रक्रिया पलटी जा रही है? जो आरएसएस ने 1950 में कहा था कि वो संविधान नहीं मनुस्मृति चाहते हैं, क्या वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या संविधान जा रहा, मनुस्मृति आ रही है? क्योंकि मनुस्मृति तो कहता है कि अपराधी की जात को दे करके उसको सजा दी जाएगी, जिसके साथ अपराध किया गया है उसकी जात दे करके उस सजा सुनाई जाएगी। तो हाथरस में तो ये देखने को मिला कि जो पीड़ित थी वो वाल्मीकि जात की थी, जो अपराधी थे वो ठाकुर थे। तो हमारे ठाकुर मुख्यमंत्री ने कह दिया बलात्कार तो हुआ ही नहीं और अब वो तीनों छूट भी गए हैं, वो लड़की मर भी गई है। और यही हम देख रहे हैं बार-बार बिल्किस बानो के केस में भी यही देखने को मिल रहा है। तो इस केस में अभी भी बड़े-बड़े सवाल जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन क्यों ये मामला यहाँ तक पहुँचा? सरकार क्या लोगों से कहना चाह रही है? किसके साथ है ये सरकार? ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? किसकी सरकार है ये? ये बड़े सवाल हैं जो लोगों को पूछना होगा और बीजेपी के नेताओं को मजबूर करना होगा कि वो इन सवालों का जवाब दें। तो आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्किस बानो की सुरक्षा का भी सवाल है। वो असुरक्षित है, उसको बार-बार घर छोड़ के छिपना पड़ता है। क्या गुजरात की सरकार अब उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी?
क्या गुजरात की सरकार मुआवजा देगी? क्या उनको चैन से जीने देगी? ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को इसके पीछे भी लगना चाहिए, इसकी भी निगरानी करनी चाहिए। अब ये लोग शायद महाराष्ट्र जाएंगे हाई कोर्ट में अपील करने। अब वहां महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार बन गई है, तो क्या वहां पर ये पूरा खेल दोहराया जाएगा? क्या होने जा रहा है? तो लोगों को निगरानी रखनी चाहिए। केस अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर ये केस मान लीजिए खत्म हो भी जाता है, मान लीजिए वो जेल से नहीं छूटते हैं, तो बाकी जो हजारों महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अपराध हो रहा है, हिंसा हो रही है, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगी। सरकार तो अपराधियों के पक्ष में ही खड़ी होकर के उनको सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ेगी। मैडम एक सवाल अब और वैसे सवाल तो बहुत जी है लेकिन आपके पास समय कम है। सुप्रीम कोर्ट में क्या वो लोग रिव्यू पिटीशन भी डाल सकते हैं? क्योंकि नहीं, ये सुप्रीम जो उनको कोर्ट जी नहीं, वहां तो नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम ये कह रहे हैं कि गुजरात हाई कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इनको छोड़ने नहीं का। अब जी उसका नहीं चले, अब वो जा सकते हैं शायद। उस पे भी काफी बहस हो रही महाराष्ट्र है महाराष्ट्र। लेकिन ये भी बात है, क्योंकि ये महाराष्ट्र शुरू में क्यों नहीं गए? ये गुजरात इसलिए गए थे कि वहां पर जो नियम है ये रिहाई के, वो अलग हैं। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रिहाई के नियमों में ये है कि बलात्कारी की रिहाई नहीं हो सकती है। तो हो हम्म सकता है, देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलिए शुक्रिया मैम और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए और आप सबको बधाई। ये एक तरह से संविधान और मनुस्मृति के बीच युद्ध है और जहां तक मुझे ध्यान है कि पहले जो उनकी रिहाई हुई थी शायद अजय जस्टिस थे, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, तो उनके ऑर्डर पे ही उनके एक निर्णय पे ही रिहाई हुई थी, उसको आज पलट दिया गया है डिवीजन बेंच ने। जी, जी वो बात जी हम अभी शुक्रिया। कहना नहीं चाहते, लेकिन वो बात सही है। जी जी थैंक यू मैम।